नमस्ते फ्रेंड्स, एबीआई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 में आप उसमें स्वागत करते हैं। हमने प्रीवियस 2 क्लासों में क्या पढ़ा? हमने पिछली 2 क्लासों में द ब्रोगली संबंधित सभी A to Z जो क्वेश्चन बन सकते थे टॉपिक्स को कवर किया, ठीक है। और हमने पिछली 2 क्लास में आपको तरंग के बारे में A to Z सारी नॉलेज हो चुकी होगी। तरंगे होती क्या है? तरंगे बड़े कणों के लिए नहीं लागू होती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए लागू होगी। इसीलिए लागू होगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। क्यों? इसकी क्या खासियत है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जो मास है, द्रव्यमान है, बहुत कम होता है। तब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ये उन छोटे पार्टिकल के ही लिए लागू होगी जो क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो समाविष्ट कब होगा, कब उसके चारों गति करेगा? जब उसकी जो तरंग वेव्स है वो क्या होगी, एक पूर्ण पूर्णांक होगी। किसके? ऊंचाई की परिधि के। तब वो क्या करेगा, उसके चारों सराउंड क्या करेगा, चक्कर करेगा, ठीक है। हमने पढ़ा, 2 स्थितियां पढ़ी थी, इन फेज पढ़ी थी और हमने आउट फेज पढ़ी थी, वो किस प्रकार चक्कर करते हैं। तो हम अपने नए टॉपिक के साथ रिफ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तरंगों का विचार, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। पिछला टॉपिक A to Z कोई भी आपके डाउट नहीं रहना चाहिए, क्लियरिटी रहनी चाहिए, तब हम इस टॉपिक को बहुत आसान समझ पाएंगे। बहुत कम समय लगेगा और इस टॉपिक को हम बहुत आसान तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो पिछली 2 क्लासों को आप जरूर देखिए, फिर ये क्लास आपके लिए कॉन्सेप्ट से बहुत इजी बन जाएंगे। तो पढ़िए, एक हाइजेनबर्ग था। हाइजेनबर्ग से पढ़े हमने पिछली जो द ब्रोगली के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था, बोर नामे वैज्ञानिक का पढ़ा था। अब देखिए बोर क्या कहता है? बोर वही कहने वाला है, क्या कहेगा वो, कि ये नाभिक है। नाभिक क्या होता है? जो क्या होता है, लगभग संपूर्ण आवेश या द्रव्यमान क्या होता है, इसके केंद्र में केंद्रित होता है और इसके चारों ओर होता है एक कक्षा, जिसको क्या बोलते हैं हम, कोष बोलेंगे। और उसके चारों ओर क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। बस बोर ने यही बताया, ठीक है। सुनिश्चित कक्षा होगी, ठीक है, हमने पढ़ा था उसके बारे में कि सुनिश्चित कक्षा है और इलेक्ट्रॉन पास गुण क्या होने चाहिए। बार बार दोहरा रहा हूँ, बहुत कम है, आगे तक काम रही, टॉपिक चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पास गुण यह होना चाहिए कि ये जो उसका कोणीय संवेग है वो h/2 का एक पूर्ण गुणांक होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें हमने क्लियर कर ली है। अब देखिए, उससे पहले मैंने बात बता दी ना, ठीक है। और हम बात करते हैं तरंग की। तरंग की बात कर लेते हैं। हमें द्रव्य की क्या मिली? हमें द्रव्य की मिली हमें द्वैत प्रकृति। क्या मिली हमें? द्वैत प्रकृति। समझ में आ गया? ब्रोगली ने क्या कहा था कि उसकी थी ब्रोगली नहीं है, ब्रोगली साहब ने कहा कि क्या होती है, किसी भी द्रव्य की 2 प्रकृति द्वैत, एक तो कण होती है और एक क्या होती है, उसकी तरंग की प्रकृति होती है। क्या होती है? कण होती है, क्या होती है? तरंग। जो हमने पिछली क्लास में हमने अच्छे से टॉपिक को कवर किया, समझा है, ठीक है, उसे रिलेट करेगी, ठीक। अब हाइजेनबर्ग आते हैं। हाइजेनबर्ग कहते हैं कि आपकी बात तो सही है, कि तो उसकी प्रकृति कण होगी, क्या होगी? तरंग होगी, ठीक है। तो इन चीजों को उसने जो बदला, वो क्या बदला? स्थिति से बदला। एक तो उसने कहा कोई भी पदार्थ या कण या हम जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ले रहे हैं उसकी स्थिति। एक उन्होंने क्या कहा? संवेग। आपने कहते सही बात है, एक कण की से हमने स्थिति को डिनोट कर लिया और तरंग को हमने संवेग से बात इसको रिप्लेस किया इन दोनों चीजों से, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि आपकी बात तो अच्छी बात है कि कण की 2 प्रकृति है, एक तो कण है, तरंग है, ठीक है। पर उसने ये कहा कि जब मैं बात करूं स्थिति और संवेग की, तो मैं इन दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकता हूं। किसमें? शुद्ध रूप में। शुद्ध रूप में मैंने कहा किसी द्रव मैटर की 2 प्रकृतियां होती है, परंतु मैं एक ही समय में इन दोनों के स्थिति और संवेग का पता नहीं कर सकता हूं। अगर पता करने चला गया है ना,
मुझे कोई ना कोई त्रुटि मिलेगी। इसमें क्या मिलेगी? त्रुटि मिलेगी, अर्थात अनिश्चितता मिलेगी। अगर मैं गया संवेग की तरफ, जो कण की स्थिति है उसमें मुझे अनिश्चितता मिलेगी, ये तो निश्चित हो जाएगा, इसकी निश्चितता मैं ज्ञात कर लूं, परंतु इसकी अनिश्चितता मिलेगी। अगर मैंने कहा कि मैं स्थिति की ठीक है, अब क्या होता है, मैं एक ही समय पर ना, देखिए, ना तो स्थिति की एक साथ गणना कर सकते हैं, ना उसकी क्या करते हैं, संवेग की हम गणना कर सकते हैं। अगर हम दोनों की स्थितियों की एक साथ गणना करने जाएंगे, किसी ना किसी की क्या होगी, त्रुटि उत्पन्न होगी। और इसी जो त्रुटि से संबंधित, अनिश्चितता से संबंधित जो नियम दिया गया ना हाइजेनबर्ग का, उसी को क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जो क्या होती है, मैंने माना कोई कण की स्थिति डेल्टा एक्स गुणनफल क्या हो, डेल्टा पी संवेग, या तो वो क्या हो सकती है, उसके इक्वल हो सकती है या उससे अधिक होती है, किसके, h/4 के। h वापस यहाँ पर क्या है, प्लांक नियतांक है। क्या है यहाँ पर, h यहाँ पर फिर से प्लांक नियतांक है। ठीक है, समझे, वापस सुन लीजिए, वापस बताता हूँ सभी को कि हाइजेनबर्ग कहते हैं कि हम एक साथ में कभी भी किसी कण की स्थिति को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, एक साथ स्थिति और समय को ज्ञात नहीं कर सकते। क्या एक ही समय पर, अलग अलग ज्ञात किया जा सकता है, परंतु एक ही समय पर नहीं ज्ञात कर सकते हो। ज्ञात करने जाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आप वहां पर पाओगे। ठीक है, और इसी त्रुटि से संबंधित, कण और समय की त्रुटि से संबंधित उसने एक अनिश्चितता पाई और उसने एक नियम दिया, अपना विचार दिया, सिद्धांत दिया, जिसको क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। जो किसी कण की स्थिति डेल्टा एक्स और संवेग की अनिश्चितता डेल्टा पी किसके, या तो इक्वल होगी h/4 के या उससे ग्रेटर देन होगी h/4 के। ओके, इस कॉन्सेप्ट हम क्लियर हो जाता है। अब वापस देखिए, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लाइब्रेरी का नियम पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, p। ठीक है, अब पीछा नहीं छोड़ने वाली चीजें आपको साथ में चलने वाली। ठीक है, ये हमने पढ़ी था ना, h/p। ठीक है, अब p की वैल्यूशन क्या होती है, p की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, वो होती है mv होती है। क्या होती है, mv होती है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, किससे, h की, किसकी वैल्यू रख देते हैं, रुकिए 2 मिनट। ठीक है, ये तो नियम हो गया, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए, जो p की वैल्यू हमने क्या बात की, p की जो वैल्यू क्या आती है, वो होती है mv। p की वैल्यू क्या होती है, वो होती है mv। तो यहाँ पर रखते हैं मान डेल्टा x, ये हो जाता है m डेल v अपॉन ग्रेटर देन हो जाती है h/4। m को उसके नीचे लेके चले जाइए, डेल्टा x डेल v ग्रेटर देन होगा ठीक है, इसको आप एक रूप से और परिभाषित कर सकते हो, कण की अनिश्चितता और संवेग की जो अनिश्चितता होती है, उसका जो मान होता है, जो न्यूनतम मान होता है, वो h/4 के या तो बराबर होगा या उससे अधिक होगा। उसी प्रकार से अगर हम किसी कण की स्थिति और वेग की जब गणना करने जाओगे, तो उसमें जो अनिश्चितता का मान है, न्यूनतम जो मान है, वो h/4 इंटू m से या तो बराबर होगा या
कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर कर लिए। अब देखिए कि हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से, क्या बात करें, किस प्रकार से कि हम तरंग, कण की स्थिति और संवेग को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरी स्थिति है, मैं क्या हूं, यहाँ पर एक ऐसी गति कर रहा हूं और अचानक से मैं रुक गया हूं, यहाँ पर मैं स्थित हो गया हूं। तो आप मेरी स्थिति को बता सकते हो, मैं इस स्थिति पर हूं, माना मेरी स्थिति मान लेता हूं मैं एक्स स्थिति है। ठीक है, अब एक बात की, जो मैं स्थित हूं, क्या मेरा वेग हो रहा है? क्या मैं गति कर रहा हूं? क्या नहीं। तो उस समय वेलोसिटी, वेग कितना होता है? वो 0 होता है। तो p बराबर, हमने संवेग को क्या पढ़ा था? mv। अगर मैं बात करूं v की जब वैल्यू रख देता हूं मैं 0, तो p क्या आ जाता है मेरे पास? 0 आ जाता है। p क्या आ जाता है मेरे पास? 0। जब मैंने स्थिति की गणना की, मेरी स्थिति क्या आ रही थी? वहां पर x आ रही थी, और मेरे वेग की बात करूं, उस समय मेरा वेग था 0। तो मैं मैं संवेग ज्ञात करने गया उसी समय, तो मेरा संवेग था वहां पर 0, और कण की स्थिति क्या थी? x। क्या दोनों की वैल्यू समान आ रही है? नहीं आ रही। तो इससे क्या होगा? संवेग है उसमें अनिश्चितता आपको मिलती है। अगर बात करूं, एक सर्किल है, मेरे कुछ ना कुछ द्रव्यमान और किसी न किसी वेग से, सपोज 4-10 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से मैं सर्किल में क्या कर रहा हूँ? चक्कर लगा रहा हूँ। और मैं अपनी स्थिति की बात की जाए तो मेरी स्थिति क्या है? मेरी स्थिति पता चल सकती है। माना किसी एक मिनट में स्थिति ये थी, अगले ही मिनट मेरी स्थिति ये है, और उसके अगले मिनट मेरी स्थिति है। क्या मेरी स्थिति निश्चित है? क्या नहीं है। तो संवेग तो निश्चित है ना। माना 10 मीटर है और मेरा वेग अगर 60 है, वजन 60 है, तो टोटल में संवेग 600 हो जाता है। परंतु अगर मैं स्थिति की बात करूं, मेरी कोई स्थिति निश्चित नहीं है, तो वहां पर स्थिति क्या होगी? मेरी डेल्टा एक्स हो जाती है 0। इससे मेरी स्थिति की क्या हो जाती है? अनिश्चितता हो जाती है। तो दिमाग में क्लियर हो गया होगा। कभी भी हम किसी भी कण, किसी भी पार्टिकल की एक साथ उसकी कण की स्थिति और उसके जो संवेग को है, एक ही समय पर कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। तो एमसीक्यू कैसे बनता है? आंसर आएगा सर कैसे बनेगा एमसीक्यू, कैसे पता चले? पहले दे सकता है दोनों नियम कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का फॉर्मूला इन तीनों में दे सकता है, इनकी वैल्यू आगे पीछे कर सकता है ऑप्शन में। यहाँ v है, यहाँ पर आपको m दे देगा गुणा में, यहाँ p है तो यहाँ पर आपको m दे देगा। पूछेगा कि सी ऑप्शन कैसा है, तो इन दोनों सूत्रों को आपको दिमाग में सही से बिठा लेना होगा, जिससे आपके कोई आंसर गलत ना हो। दूसरी, अगर डिट्टो लाइन टू लाइन देता है तो वो किस प्रकार से दे सकता है? वो अगर देगा पूछेगा कि अनिश्चितता उत्पन्न होती है अलग अलग समय पर, नहीं, अनिश्चितता हम निकाल सकते हैं एक ही समय पर, सही। ठीक है, अनिश्चितता संवेग के लिए समय अलग होगा और कण के लिए अलग होगा। ठीक है, और कह सकता है दोनों के लिए समय को निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से वो आपको 4 से 5 लाइनें देगा, जिससे आप बता सकते हो। ठीक है, ओके। अब जो हाइजेनबर्ग था वो संबंध किससे रख रहा था? उसने किसको आधार बनाकर ये नियम दिया था? तो द ब्रोगली को। तो मैंने कहा दिया आपको इस टॉपिक के A to Z क्वेश्चन कहां से क्या बन सकता है। थ्योरी में सीधा ये आपको पूछ सकता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सिंपल क्वेश्चन बनेगा, आप इसको लिख कर आ सकते हो अपनी भाषा में, जो भी आप समझाए ऐसे नोट्स बनाइए और उसको लिख कर आ जाइए। तो जो एमसीक्यू में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा मैंने आपको बता दिया। जैसे हमने द ब्रोगली में अनुप्रयोग की गणना की थी, हमने बताया था कि क्या होते हैं अनुप्रयोग, किस प्रकार से दैनिक जीवन में इनका महत्व है। तो यहाँ पर भी पूछते हैं महत्व, द ब्रोगली के महत्व की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देख लिया ना, ये देखिए मास आ गया वापिस। अब एक ध्यान में बात रखिए,
जब भी इस मास की वैल्यू अधिक आएगी, जो किसी भी कण के लिए जो अनिश्चितता है वो नेगलेक्ट हो जाएगी, न के बराबर होगी। तब तक हम अनिश्चितता नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तब तक इस m की वैल्यू कम नहीं हो। क्या नहीं हो? इस वैल्यू कम नहीं हो। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो उसकी अनिश्चितता हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, m की वैल्यू कम होने पर ही। तो हमारे अधिकतर जो आप देखते हो, वस्तुएं देख रहे हो, उनकी जो m की वैल्यू है, जो मास है, वो क्या सभी अधिक है, तो अनिश्चितता नहीं देखने को मिलती है। फिर से वही बात कहां पर आपको देखने को मिलेगी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आपको ये नियम देखने को मिलता है। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए कि उसमें अनिश्चितता कितनी उत्पन्न होती है। ठीक है, और मैंने कहा था कि अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। तो पहले आप क्या कर लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत आसान है। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, किसी कण की अनिश्चितता डेल्टा एक्स और किसी संवेग की अनिश्चितता, तो उसकी वैल्यू है वो किसकी होती है? कांस्टेंट h/2 4 पाई के। ठीक है, क्या होती है? 4 पाई के होती है। ठीक है, अब हम क्या, किसी सूक्ष्मतम कण है हमारे पास, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करते हैं? अनिश्चितता ज्ञात करेंगे। तो इससे एक लाइन ये हो गई ना, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता की बात कर रहे हैं ना, वो किसके लिए लागू होगा? वो लागू होगा किसी भी सूक्ष्म पार्टिकल, बड़े पार्टिकल के लिए नहीं लागू होगा। तो एमसीक्यू में एक सीधी एक सिंपल लाइन और आ सकती है कि हाइजेनबर्ग का जो नियम है वो किन कणों के लिए लागू होता है? तो आपका आंसर होगा सूक्ष्मतम कणों के लिए। और जो मान हम देख रहे हैं वो कांस्टेंट नियतांक के बराबर होता है, निश्चित मान होता है। एच की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, फिक्स है वो। पाई की वैल्यू फिक्स होती है, 4 तो है ही। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। हमने पी की क्या पढ़ा था? डेल्टा पी हमने पढ़ा था एम वी। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख देते हैं? डेल वी से लिख देते हैं। ठीक है, अब हम ज्ञात करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये क्या जाता है हमारे पास? एम वी आ जाता है। तो अनिश्चितता ज्ञात करें सूक्ष्मतम कणों के लिए, बड़े पार्टिकल के लिए मैंने कहा था, फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत वहां पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.1। ठीक है, h क्या है पहले तो लिख लेते हैं। h है यहाँ पर एक प्लांक नियतांक। h क्या है? यहाँ पर एक प्लांक नियतांक है। पाई की वैल्यू मैंने लिख ली, और वैल्यू क्या होती है इसकी? h की वैल्यू होती है 6.626 10 की पावर -34। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान कितना होता है? मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? वो होता है 9.1 10 की पावर -31। अब सारे वैल्यू के मान को इसमें पुट करेंगे, इसमें मान रखेंगे और निकालेंगे कि हमारे पास अनिश्चितता इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी है। इसी प्रकार से आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए अनिश्चितता कितनी होती है, प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए भी बताइए। ठीक है, आगे इसको मान करते हैं। पहले फॉर्मूला के अंदर पी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो आ जाती है V = m ग्रेटर देन h/4 पाई। ठीक है, जहां पर डेल x और डेल v तो सही है, और h को हम इसके नीचे ले जाते हैं पास में, तो ये हो जाता है 4 पाई = सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, जगह सभी के मान को रख दीजिए और आपको एन तथा आ जाएगी। डेल एक्स की जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, v। ठीक है, पानी खा लिया निश्चित है। एच की लिख लीजिए, कितना एच की वैल्यू कितनी होती है? आपसे लिख लेंगे 6.626 10 की पावर -34 एच
3.14 और 9.1 10⁻31। अब देखिए मैंने कहा ना मास जितना छोटा होगा ना उसकी वैल्यू एम्बीडेक्स कितनी अधिक आ रही है, जितनी अधिक आएगी ना उसकी जो अनिश्चितता उतनी अधिक आएगी। सपोज जैसे कोई बड़ा मास है, मैंने कहा मास जिसका अधिक हुआ तो उसकी वैल्यू यहाँ पर नीचे कम आ जाएगी और उसमें अनिश्चितता उतनी ही कम होगी। जब इसको आप पूरे को हल करोगे ना डेल एक्स इक्वल टू डेल वी तो वैल्यू आ जाएगी 5.74 10⁻⁵ मीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगी। ठीक है, कितनी अनिश्चितता है इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी है। और किसी भी आप बड़े पार्टिकल के लिए बात करोगे तो उसमें जो अनिश्चितता होती है वो नेगलेक्ट होती है, न के बराबर होती है। इस कारण हम बड़े कणों के लिए जो अनिश्चितता वो ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन इससे थ्योरी के टाइम में 2 पूछ सकता है, वो आपको हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत का वर्णन कीजिए, आप अनुप्रयोग के साथ ये पूरा करके आ सकते हो। ठीक है, या सिंपल भी छोटा क्वेश्चन हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अनिश्चितता बताइए, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए भी है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकता है वो किन कणों के लिए लागू होता है। ठीक है, ये टॉपिक हमने A to Z कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने दैप रोकने का अच्छे से समझा होगा ना तो ये इतना हार्ड नहीं लगेगा। मैंने कहा ना कि आप टॉपिक को कनेक्ट करते रिवीजन करते रहिए। जब तक टॉपिक चल रहा है ना रिवीजन पिछले वाले करते रहिए, आगे वाले टॉपिक आपके लिए मक्खन की तरह हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और हमने एमसीक्यू आपको बता दिया है। ठीक है, और इससे रिलेट हम जो एमसीक्यू है ना वो आगे करेंगे, साथ में करेंगे 3000 टॉपिकों के। ठीक है, और कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आया है, डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए, हम आपके डाउट्स का आने वाले वीडियो में सलूशन जरूर बताएंगे। और धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं आपको एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।